वीडियो की शुरुआत में वर्कशीट 2020-21 के अंतर्गत कक्षा 6वीं विषय विज्ञान हिंदी माध्यम और माह चल रहा है मार्च। तो जैसे कि प्रश्न में दिया गया सबसे पहला प्रश्न कॉलम ए में दिए गए घटकों को कॉलम बी के स्रोतों के साथ में लाइए। तो देखेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट दिया गया है, फिर प्रोटीन, वसा, फिर विटामिन सी। देखेंगे हमने आंसर शीट पे लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट जो कि स्रोत प्रदान करते हैं हमें शकरकंद, चीनी, शहद, अनाज, इस तरीके से। फिर प्रश्न दूसरा प्रोटीन जो कि हमें प्राप्त होता है दालें, मटर, मूंगफली, अंडे से। फिर वसा जो कि तेली पदार्थों से प्राप्त होता है ज़्यादातर, जो उसका स्रोत है पनीर, सरसों का तेल, मक्खन, घी। फिर आता है विटामिन सी जो कि खट्टे फलों से प्राप्त होता है, तो उसका उदाहरण है आंवला, संतरा, नींबू और अमरूद, इस तरीके से। और आपके भी आंसर शीट में देखना तो इस तरीके से देख लेंगे, ये दिया गया है इस तरीके से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 में आते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में हम पेज पलटते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे इस तरीके से। पहेली को 2 समान छड़ें दी गई जिन्हें देखने से प्रतीत होता है कि वे लोहे की बनी हुई हैं। उनमें से एक चुंबक है और दूसरी लोहे की छड़ है। तो बताइए कि प्रश्न पहला आता है पहेली कैसे पता लगाएगी कि कौन सी छड़ चुंबक है, कौन सी छड़ चुंबक है। तो इसका उत्तर देखने के लिए पहेली क्या करेगी, सबसे पहले दोनों छड़ों को स्वतंत्रतापूर्वक लटका देगी। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने के बाद पहेली यह देखेगी कि वह छड़ स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर क्या हो रही है। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर जो छड़ है यदि वह उत्तर दक्षिण दिशा में रुक रही है तो वह छड़ चुंबक कहलाएगी, नहीं तो जो छड़ यदि चुंबक नहीं होगी वह किसी भी दिशा पर रुक जाएगी, इस तरीके से। फिर प्रश्न क्रमांक 2 आता है कोई 2 चुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए। तो चुंबकीय पदार्थ हैं, चुंबकीय पदार्थ में आता है लोहा, और हम यदि धातुओं की बात करें तो निकेल और कोबाल्ट, ये चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। फिर आता है ये देखिए चुंबकीय पदार्थ लोहा और निकेल और कोबाल्ट। अब आता है प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे छड़ चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने तीसरा में आया है प्रत्येक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। तो प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव पाए जाते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में बताया गया है देखेंगे छड़ चुंबक को लटकाने पर चुंबक किस दिशा में आकर रुकता है। तो छड़ चुंबक को लटकाने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है, इस तरीके से। फिर आता है प्रश्न देखेंगे, ये देखिए प्रश्न क्रमांक बताया गया है तीसरे का पहला, जो कि एक निशान बनाया गया है। यहाँ पे देखेंगे एक निशान बनाया गया है, ये निशान जिसे देखकर हमें डर लगता है, और डर लगता है। हम आगे प्रश्न देखते हैं। बोझो अपने घर के बाहर विद्युत खंभे पर उक्त प्रकार के चित्र को देखकर डर जाता है। वो सोचने लगता है कि विद्युत खंभे पर यह चिन्ह क्यों लगाया गया है। आप बताइए इस चिन्ह से क्या तात्पर्य है। तो इस चिन्ह से तात्पर्य दोस्तों यह चिन्ह जैसे कि देखने में ही डरावना लग रहा है, अर्थात यह चित्र है डेंजर जोन का, जो कि इसका अर्थ होता है खतरा। अर्थात क्योंकि हमें पता है खंभे पर यह चिन्ह लगाया जाता है, और इसलिए लगाया जाता है ताकि आम जनता इससे दूर रहे, ताकि इसको जब आम जनता उस खंभे से दूर रहेगी तो उन्हें करंट नहीं लग पाएगा। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 2। फर्श पर लुढ़कती हुई जो गेंद है, इस प्रकार से प्रश्न देखेंगे। फर्श पर लुढ़कती हुई जो गेंद है उस पर कौन सी गति काम करती है। तो इसमें 2 प्रकार की गति काम करती है। सबसे पहले गति काम करती है सरलरेखीय गति और घूर्णन गति, जो कि गोल घूम कर गेंद आगे बढ़ती है। और सरलरेखीय गति क्योंकि बैट से टकराने के बाद गेंद एकदम सीधी रेखा में गति करती है। फिर आता है इस प्रकार से एक पौधा का बीज का अंकुरित होकर नया पौधा बनने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा समझाइए। तो 2 दिन में पहले क्या स्थिति रहती है, इस तरीके से रहती है। फिर 10 दिन बाद ऐसी स्थिति रहती है। फिर 15 दिन बाद ऐसी स्थिति रहती है। फिर 20 दिन के बाद ऐसी स्थिति रहती है। इस प्रकार से हमने चित्र में आपको बता दिया। फिर आता है प्रश्न क्रमांक प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई और 1 कदम की दूरी का उपयोग मापन की मात्रा के रूप में करते थे। इससे क्या क्या परेशानियां होती थी अपने शब्दों में लिखिए। तो चूँकि पहले ज़माने में
मापन के इतने अच्छे साधन नहीं थे सभी लोगों के, तो इसका उत्तर आ जाएगा सभी लोगों के पैर, अंगुलियां और कदम की दूरी अलग अलग होती थी, जिसके कारण बहुत सी समय मापन अलग अलग आता था और बहुत सी समस्याएं को सामना करना पड़ता था। फिर अगला प्रश्न होता है वर्तमान में मापन के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो वर्तमान में मापन के लिए मीटरी पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिसे एसआई पद्धति भी कहते हैं, जो कि ले सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होती है। फिर आता है लंबाई का मात्रक। लंबाई का मानक मात्रक अर्थात लंबाई का मात्रक होता है मीटर, जिसे हम स्मॉल एम से दर्शाते हैं। फिर आता है प्रश्न क्रमांक इस तरीके से। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 2 चौथे का दूसरा, समुद्र के जल से नमक को अलग करने की जो विधि है वह कहलाती है वाष्पीकरण कहलाती है। फिर दूसरा आता है रेत से बड़े पत्थरों को अलग करने की जो विधि है वह चालन विधि द्वारा, हम चालन के द्वारा अलग कर सकते हैं, जैसे कि हम मिडिल ज़्यादातर। फिर आता है धान के दानों को डंडियों से अलग करने की विधि को बोलते हैं थ्रेसिंग। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 5, बर्फ के टुकड़े को बांधकर पानी से भरे गिलास में डालेंगे तो क्या होगा, इसका अनुभव। तो इसका आंसर है बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे पिघलने लगेगा एवं जल का स्तर बढ़ने लगेगा तथा हम सबसे पहले यह देखेंगे कि बर्फ पानी में तैरने लगती है। इस तरीके से यह प्रश्न कंप्लीट होता है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है यदि उपरोक्त ग्लास में बर्फ के टुकड़े के ऊपर थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए तो क्या परिवर्तन होगा। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। अगला प्रश्न आता है नीचे दिए गए विटामिन एवं खनिज लवणों के आगे उनकी कमी से होने वाले रोग तथा रोग लक्षणों के नाम लिखिए। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, देखेंगे आप, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी रोग। ये देखेंगे सारणी में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी दोस्तों। रतौंधी रोग जो कि रात में कम दिखाई देना। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी रोग, जिसमें कमजोरी और हाथ पैर में दर्द रहता है, इंसान वीक हो जाता है जिसको बेरी बेरी रोग होता है। फिर विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स और हड्डियां तथा दांत कमजोर हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग भी रिकेट्स ही है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेंघा रोग, जो कि गले में सूजन आ जाती है और गले में घेंघा रोग हो जाता है। विटामिन का प्रश्न इस तरीके से कंप्लीट होता है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 7, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7 में इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है जो कि प्रोजेक्ट कार्य है। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 7 में आता है यदि हमारे घरों एवं घर के आसपास क्षेत्र में कूड़ा न हटाया जाए तो क्या होगा। तो इसका उत्तर जाता है यदि हमारे घरों और आसपास कूड़ा न हटाया जाए तो वह कचरा सड़ने लगेगा एवं उसमें कीड़े एवं बदबू उत्पन्न हो जाएगी, जिससे हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। इस तरीके से फिर आता है प्रश्न क्रमांक 2, स्वच्छ भारत अभियान के कारण आपके आसपास क्या क्या परिवर्तन हुए। तो स्वच्छ भारत अभियान के कारण हमारे आसपास जनता बहुत जागरूक हो गई है तथा हमारे घर से कचरा ले जाने के लिए कचरा वाली गाड़ी भी आती है, जिसमें इस प्रकार का गाना बजता है। तथा सभी के घर में अब शौचालय भी बनते जा रहे हैं। अगला प्रश्न आता है स्वच्छ भारत अभियान का लोगो। तो स्वच्छ भारत अभियान का लोगो अभी आप देख पा रहे हैं, ये स्वच्छ भारत अभियान का लोगो है, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा स्रोत माना गया है, जिसमें उनके चश्मे का उपयोग किया गया है और इसमें स्वच्छ भारत अभियान लिखा गया है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 4, यदि आपको और आपके मित्रों को किसी समारोह में प्लास्टिक की प्लेट अथवा केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे और क्यों। तो इसका उत्तर आ जाएगा यदि हमें
किसी समारोह में प्लास्टिक की प्लेट और केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाएगा तो हम उसमें से केले के पत्ते खाने का विकल्प चुनेंगे। केले के पत्ते में खाने का विकल्प चुनेंगे। इको फ्रेंडली है तथा केले के पत्तों को आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एवं इनके नष्ट होने के पश्चात इनसे खाद प्राप्त होती है, जिसके कारण हम इन्हें चुनेंगे। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, प्लास्टिक के अति उपयोग को न्यूनतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने ऊपर वाले प्रश्नों को चुना केले के पत्ते का, तो इसी तरीके से हम और भी प्रयास कर सकते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। हम मार्केट जाएं तो थैला लेकर जाएं या कागज़ का बॉक्स लेकर जाएं। शादी में केले के पत्ते में खाना खाने की सलाह दें। घर में भी कम से कम पन्नी का उपयोग करें। इस तरीके से हम प्लास्टिक के अति उपयोग को कम करने में सहयोग कर सकते हैं। फिर आगे आते हैं, आपके घर में कचरे का आप निपटान कैसे करते हैं। जो बचा हुआ खाना है वह हम अपने घर के पशुओं को दे देते हैं। सब्जियों के छिलके को हम एक गोबर खाद का जो गड्ढा है हम उस पर डाल देते हैं। सूखा एवं गीला कचरा सभी हम किस पर डाल देते हैं, गोबर की खाद बनने वाला जो कचरा डालने वाला है हम उस पर डाल देते हैं। और बचा हुआ जो कागज़ है उसे भी हम अपने गोबर खाद वाली जो टैंकर है हम उस पर डाल देते हैं। इस तरीके से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग यूज़ किया जाएगा। जैसे कि सिटी में गोबर की खाद वाला जो गड्ढा है वह नहीं प्राप्त होगा तो बचा हुआ खाना को जानवरों को दे सकते हैं, पशुओं को दे सकते हैं। सब्जियों के छिलकों को भी जो कचरा वाली जो गाड़ी आती है उसको दे सकते हैं। सूखा एवं गीला कचरा भी उसी गाड़ी पे डाल सकते हैं। और बचा हुआ जो कागज़ है उसको हम बचाकर जो कागज़ लेने आने वाले रहते हैं या कागज़ खरीदने वाले रहते हैं उनको हम यह दे सकते हैं। तो इस तरीके से आज का यह वीडियो कंप्लीट होता है। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और भी बहुत सारे वीडियो एवं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Please like this video, write a comment for suggestions. Don't forget to subscribe to the channel.